गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 3 दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। और फर्स्ट आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। ये आर्टिकल अभी हाल ही में लोकसभा में प्रेजेंट किए गए एक नए बिल को एक्सप्लेन करता है और इस बिल का नाम है आर्ट बिल 2020। आर्ट बिल 2020 का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2020, जिसे वेडनेसडे को लोकसभा में पास किया गया, जिसमें अलग से एलबीजीटीक्यू कैटेगरी और सिंगल मैन को अलग से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और उसी को लेकर के ऑथर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किस तरीके से एक प्रोग्रेसिव स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा सिटीजन्स का और कुछ हद तक बाहर फॉरेनर्स का भी। तो सबसे पहला पर्पस रहेगा आज के सेशन में समझना हमारा कि क्या है ये आर्ट बिल, क्या इसके प्रोविजंस है और क्या चेंजेस इसके द्वारा पार्लियामेंट करने जा रही है बर्थ राइट्स को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। देखिए, सबसे पहली बार रिसेंटली में जो ये बिल पास किया गया है लोकसभा के द्वारा, इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि ये एक नेशनल रजिस्ट्री स्टैब्लिश करने की बात करता है, जिस रजिस्ट्री के माध्यम से जितना भी ऐसे असिस्टेड बर्थ्स हों उनका प्रॉपर ट्रैक रखा जा सके। फिर जिन क्लिनिक्स में ये बर्थ हो रहे हों उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की भी स्टैब्लिशमेंट, और साथ ही साथ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स इस तरह के असिस्टेड बर्थ में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन और उनको भी प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस स्पष्ट किया जा सके। इस पर्पस के साथ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल लाया गया लोकसभा में वेडनेसडे को। अब समझते हैं सबसे पहली बात कि क्या होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, एक चीज होती है अपनी सरोगेसी, राइट, और एक चीज होती है अपनी आर्ट टेक्नोलॉजी, या इसी को कहते हैं हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, सरोगेसी का मतलब क्या है कि एक कपल के लिए, एक कपल मान लो इन दोनों में से कोई भी इनफर्टाइल है तो इनका कोई भी न्यू चाइल्ड जो है उसकी वजह से बर्थ नहीं हो पा रहा, तो ये कपल क्या करेंगे, हेल्प लेंगे एक दूसरे वुमेन की, एक दूसरे वुमेन की हेल्प लेंगे। और यहाँ पर स्पेशली अगर वुमेन इनफर्टाइल है तो दूसरे वुमेन की हेल्प लेकर के जो मेल गैमेट है वो एक्सटर्नली प्लेस किया जाएगा विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। यहाँ पर एक्सटर्नली मेल गैमेट को ये वुमेन कैरी करेंगी और जो चाइल्ड है वो इस कपल के लिए, जब ये वुमेन शुरुआती एम्ब्रॉयनिक स्टेज में पालने का काम करेंगी, तो इस प्रैक्टिस को कहते हैं हम लोग सरोगेसी प्रैक्टिस। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा ये वुमेन इन कपल को वो चाइल्ड दे देंगी, तो इस प्रैक्टिस को कहते हैं सरोगेसी प्रैक्टिस। अब आर्ट टेक्नोलॉजी में जरूरत नहीं है कि, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि हमें कोई थर्ड पर्सन चाहिए ही चाहिए। आर्ट टेक्नोलॉजी का पर्पस है और फोकस जो मेन है वो ये है कि जो दो कपल हैं उन्हीं के बीच में किसी तरीके से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बर्थ को इंश्योर करना, चाइल्ड बर्थ को इंश्योर करना, ये है आर्ट टेक्नोलॉजी का फोकस। और ये थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट उसको इतना इंकरेज नहीं करता है ये आर्ट टेक्नोलॉजी। तो अब ये प्रैक्टिस कैसे हो पाता है विद इन कपल की जो ये टेक्नोलॉजी है उनके माध्यम से एक चाइल्ड बर्थ हो जाए। तो इसमें जो प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है वो ये प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है कि या तो मेल स्पर्म या फिर फीमेल एक्स सेल, इसको आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ वुमन में ट्रांसफर किया जाता है, एक्सटर्नली ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो वुमन एम्ब्रॉय है या जो सॉरी ये जो एक्स सेल है आपका, ये एक्स सेल के लिए कोई डोनर मिल सकता है या फिर स्पर्म के लिए कोई डोनर मिल सकता है। और फिर ये अगर डोनर मिल जाता है तो उसके बाद जो ये कपल में वुमेन है वो उनकी बॉडी में गैमेट या फिर एग सेल का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है उन्हीं टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें जैसे कि सबसे पहली बात स्पर्म या एक्सेल जिसको उकाइट कहते हैं उसका डोनेशन इंक्लूडेड है। फिर इसमें आईवीएफ टेक्नोलॉजी यानी कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, जिसमें अगर एग इनफर्टाइल है वुमेन के अंदर तो उसको फर्टिलाइज किया जाता है लैब के अंदर और फिर उसके बाद प्लेस कर दिया जाता है वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी इसमें है।
फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल हो सकता है आर्ट सर्विसेज का गेस्टेशनल सरोगेसी। तो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो बायोलॉजिकली उस प्रोसेस में सरोगेट मदर से रिलेटेड नहीं होता है, तो ये भी आर्ट सर्विसेज में इंक्लूडेड है, बट इसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले कोशिश करी जाएगी इन मेथड्स के माध्यम से जो कपल है उनको चाइल्ड दिया जा सके। तो ये है, अब जितनी भी आर्ट सर्विसेज आपकी मिलती हैं, ये आर्ट सर्विसेज दी जाती हैं भारत में डिफरेंट आर्ट क्लिनिक्स के द्वारा। ठीक है, वो आर्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स उनके द्वारा यहाँ पर कपल को दिया जाता है और उनको असिस्ट किया जाता है बर्थ देने के लिए चाइल्ड को। फिर उसके बाद जो ये आपके स्पर्म या फिर एग्स ये जो डोनेट किए जाते हैं उनको स्टोर करने के लिए भारत में आर्ट बैंक्स हैं, और इस तरीके से भारत में ऑलरेडी आर्ट सर्विसेज प्रिवेल करती है। बस इसी आर्ट सर्विसेज को बेटर तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है, ताकि एक्सप्लॉटेशन कम से कम हो किसी भी वुमेन का या किसी भी कपल का। तो उसी पर्पज से सरकार जो है इनको रेगुलेट करने के लिए बिल लेकर के आई है, और उस बिल में कहा जा रहा है कि सभी जो आर्ट क्लिनिक्स और बैंक होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जो एक बॉडी सेटअप की जाएगी नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत। यहाँ पर इस रजिस्ट्री सिस्टम के द्वारा जो सेंट्रल डाटाबेस है वो प्रिपेयर किया जाएगा। सभी आर्ट क्लिनिक्स के बारे में डाटा इस सेंट्रल डाटाबेस में इंक्लूडेड होगा, सभी आर्ट बैंक्स के बारे में डाटा प्रिपेयर किया जाएगा, और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को भी अपॉइंट कर सकती हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। जो क्लिनिक्स और बैंक्स जो हैं उनको तभी रजिस्टर किया जाएगा अगर वो जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स इस बिल के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, चाहे वो मैन पावर के टर्म में हो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में हो, या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की बात हो, अगर क्लिनिक्स और बैंक्स जो हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तभी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जा सकेगा। जो रजिस्ट्रेशन होगा ये वैलिड होगा अगले 5 सालों के लिए, और इसे रिन्यू किया जा सकता है फर्दर 5 इयर्स के लिए आगे, जैसे लाइसेंस एक्सपायर होता है। तो अब कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर ये बिल मेंशन करता है। क्या कंडीशन होंगे गैमेट या स्पर्म डोनेशन के या एक्सेल के डोनेशन के, और उसका सप्लाई किस तरीके से किया जाएगा, उसके बारे में भी ये बिल फोकस करता है। तो सबसे पहले प्रोसेस में स्क्रीनिंग ऑफ गैमेट डोनर्स, जो गैमेट डोनर्स हैं उनका स्क्रीनिंग यहाँ पे कंपलसरी है। फिर उसमें कलेक्शन एंड स्टोरेज जो सीमेन का करना है उसको लेकर के जो चीजें हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो उकाइट डोनर है, उकाइट डोनर यानी कि जो एक्स सेल डोनर वुमेन है, वो केवल उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है आर्ट बैंक में। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रीनिंग को इंश्योर कर रहा है ये बिल कि किस तरीके से गैमेट डोनर को स्क्रीनिंग किया जाएगा, और उसमें स्पेशली जो उकाइट डोनर है उनका रजिस्ट्रेशन केवल आर्ट बैंक में हो सकता है। दूसरी बात, जो बैंक है वो किस रेंज ऑफ मेल से और किस रेंज ऑफ फीमेल से ये गैमेट्स और एक्सेल रिसीव कर सकता है। तो इसके लिए जो लिमिट लगाई गई है, केवल 21 वर्ष से 55 वर्ष के जो एज के मेल्स हैं वो यहाँ पर बैंक में ये डोनेशन कर सकते हैं, और जो फीमेल 23 और 35 इयर्स के बीच में है वो यहाँ पर एक्सेल डोनेट कर सकती है। तो ये यहाँ पर डोनेशन को लेकर के जो एज लिमिट है वो यहाँ पर लगाई गई है आपकी। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि एन ओकाइट और एक्सेल डोनर शुड बी एन एवर मैरिड वुमेन, वो मैरिड वुमेन हो और उनके पास एटलीस्ट एक चाइल्ड हो जिसकी कम से कम एज 3 साल हो चुकी हो। यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है ओकाइट डोनर के लिए। और दूसरी बात, जो एक्स सेल का डोनेशन किया जाएगा वुमेन के द्वारा वो केवल पूरे लाइफ में एक बार किया जा सकता है, और उस एक बार में भी 7 से ज्यादा एक्स उनकी बॉडी से रिट्रीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके फिर उनके ऊपर सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एक्स सेल को कितनी बार डोनेट किया जाएगा लाइफ में उसको लेकर के भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बैंक है उस बैंक के पास अगर कोई सिंगल डोनर है, उस सिंगल डोनर का कोई गैमेट है, तो वो गैमेट केवल एक ही कपल, एक ही कमिश्निंग कपल को मिल पाएगा। यहाँ पर जो मोर देन वन कपल्स हैं उनको सेम जो गैमेट्स हैं वो सप्लाई यहाँ पे नहीं करी जाएगी, ये भी इस बिल में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। तो आगे प्रोविजन देखते हैं, कंडीशन क्या होंगे इन आर्ट सर्विसेज को पाने के लिए। तो ये जो आर्ट प्रोसीजर्स हैं इनको तभी कैरिड आउट किया जा सकता है जब दोनों पार्टी का इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त
दोनों पार्टी के बीच में बेटर कंसेंट जब तक हमें देखने को नहीं मिलेगा तब तक आर्ट सर्विसेज नहीं कैरी की जाएंगी। यहाँ पर जो डोनर होगा और जो रिसीवर होंगे उनके बीच में प्रॉपर यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर होना चाहिए। जो पार्टी आर्ट सर्विसेज को सीक कर रही है और उनके लिए जो व्यक्ति डोनेशन कर रहा है, तो डोनेशन करने वाले व्यक्ति का उनको ख्याल रखना होगा, उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना होगा, स्पेशली उकाई डोनर के लिए। अगर एक्सएल डोनेट करने की वजह से किसी भी प्रकार का लॉस, डैमेज या डोनर की डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस का कॉस्ट यहाँ पर जो पार्टी है जो आर्ट सर्विसेज को सीक कर रही है उसे उठाना पड़ेगा यहाँ पर। तीसरी बात, जो ये एम्ब्रॉयनिक इम्प्लांटेशन होगी इन गैमेट्स के माध्यम से, उसमें ये भी बिल इंश्योर करेगा कि किसी प्रकार की कोई जेनेटिक डिसीजेस ना ट्रांसफर हो इस तरह के बर्थ प्रोसीजर के दौरान। तो वो भी यहाँ पर उस पर भी चेक रखना ये अथॉरिटीज का काम होगा और ये भी बिल में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। अब जो जो चाइल्ड है जो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बर्थ लेगा उसके क्या राइट्स होंगे। तो देखो, जो चाइल्ड एआरटी सर्विसेज के थ्रू जन्म होगा उसका, वो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा कमिश्निंग कपल का, और उसको सारे राइट्स मिलेंगे, सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कमिश्निंग कपल उसके पेरेंट्स हैं उनका वो नेचुरल चाइल्ड है, और नेचुरल चाइल्ड होने के नाते उसको सारे राइट्स, सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। और डोनर जो होगा उसका किसी भी प्रकार से कोई भी पेरेंटल राइट नहीं होगा चाइल्ड के ऊपर, वो चाइल्ड केवल कमिश्निंग कपल का माना जाएगा। तो ये राइट्स होंगे चाइल्ड के, ये बिल क्लियरली डिफाइन करता है। अब कुछ बातें समझते हैं इस बिल के अंतर्गत जो नेशनल एंड स्टेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी उसके क्या प्रोविजंस होंगे। देखो, यहां पर जो की पावर और फंक्शंस होंगे इस बोर्ड के, सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स में किस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आए, वहां पर गवर्नमेंट को एडवाइस करना नेशनल एंड स्टेट बोर्ड फॉर सरोगेसी का काम होगा। दूसरी बात, इस बिल को प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना और जमीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, ये भी जो बोर्ड है इसका काम होगा। फिर कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना आर्ट क्लिनिक्स और बैंक के लिए, ये फॉर्मुलेट करना कोड्स को, ये इसका फंक्शन है। दूसरी बात, जो बाकी के अदर बॉडीज हैं जो बिल में कॉन्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं उनकी फंक्शनिंग पे भी नजर रखना, ये भी इस बोर्ड का मेन पर्पस है। और जो स्टेट लेवल की बोर्ड्स होंगी दैट विल कोऑर्डिनेट enforcement of the policies and guidelines for art as per the recommendation, policies and regulation of national board। तो स्टेट बोर्ड भी नेशनल बोर्ड की रिकमेंडेशन और रेगुलेशन पॉलिसीज को ही फॉलो करके यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं आर्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग उनको स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट कराने के लिए स्टेट बोर्ड्स काम करेंगी, और वो सीधा यहाँ पर ऑर्डर्स रिसीव करेंगी नेशनल बोर्ड से। तो ये फंक्शन रहेगा नेशनल एंड स्टेट बोर्ड का आपका। फिर इसके बाद देखते हैं ऑफेंसेस और पेनल्टीज की क्या बात करी जा रही है इस बिल में। तो अगर किसी भी इवेंट को ऑफेंस तब माना जाएगा अगर आर्ट सर्विसेज कोई कपल सीक करता है और वो चाइल्ड को अबेंडन कर देता है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को एक ऑफेंस माना जाएगा और उस कपल के ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। फिर किसी भी प्रकार से सेलिंग, परचेजिंग, ट्रेडिंग और इंपोर्टिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉयज और गैमेट्स, ये एकदम ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। यूजिंग इंटरमीडिएट टू ऑब्टेन डोनर्स, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑफेंस। फिर कमिश्निंग कपल या वुमेन या गैमेट डोनर को किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना, ये सब ऑफेंस में माना जाएगा। ट्रांसफरिंग द ह्यूमन एम्ब्रॉय इनटू अ मेल और एनिमल, इट इज ऑल्सो ऑफेंस। और इन सभी ऑफेंसेस के लिए फाइन के साथ साथ फाइन लगाया जा सकता है आपका 5 से 10 लाख रुपए के आसपास फॉर द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन। ये ऑफेंसेस और पेनल्टी के बारे में भी बिल यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये इसी को लेकर के ऑथर लिख रहे हैं कि किस तरीके से काफी प्रोग्रेसिव बिल है, और यहाँ पर ये अलग से एलजीबीटीक्यू और जो आपके सिंगल पर्सन हैं उनको भी ये एज अ डोनर, या ये वो मानता है कि उनको भी राइट है कि वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस सेंस में भी ये काफी बिल प्रोग्रेसिव है, और लोकसभा में वेडनेसडे को ये पास किया गया बिल। सो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जल्दी इसे राज्यसभा से पास कर दिया जाएगा तो यही बिल आपका एक्ट बन जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने आज के सेकेंड आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल हमारा फोकस करता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के ऊपर। रिसेंटली में कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को बार बार यहाँ पर फटकारा है
कि दिल्ली में इतना सीरियस इंटेंस पॉल्यूशन के होने के बावजूद भी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, जो एक्शन प्लान एयर की क्वालिटी के हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख करके अपने आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, फिर भी यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर अर्जेंसी इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की नहीं दिखाई जा रही। उस वजह से जो दिल्ली के लोगों को सफर करना पड़ रहा है और आसपास एनसीआर के लोगों को सफर करना पड़ रहा है, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फटकार लगाई है कि जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन सरकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा। यहाँ पर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एयर को डिफरेंट कैटेगरी में, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया गया तो उसमें एयर को डिफरेंट कैटेगरी में प्लेस किया गया, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर या इमरजेंसी कैटेगरी। और उन कैटेगरीज के हिसाब से ही बहुत सारे एक्शन प्लान्स डिसाइड किए गए कि इस कैटेगरी की एयर होगी तो फिर कुछ फ्रीक्वेंट स्टेप्स लिए जाएंगे, अगले कैटेगरी में जब एयर और वर्स होगी उसकी स्थिति तो फिर जो एक्शंस है उनको और बढ़ा दिया जाएगा डिफरेंट फील्ड्स में। तो इसलिए पूरा एक प्लान तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया था साथ साथ कि जो ये प्लान है इस प्लान को टाइम टाइम से अपडेट करना पड़ेगा, जैसे हमारे एक्शंस होंगे, जिस प्रकार से सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंग इस प्लान को टाइम टाइम से हमें अपडेट करके रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जब से ये 2016 का ऑर्डर आया था तब से लेकर के अब तक कोई इसमें खास अपडेशन हुई नहीं है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है पुराने लॉ का उसका भी कोई सीरियस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। जैसे नवंबर 2021 की ही बात करें तो दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपकी सीवियर कैटेगरी में थी और ये 10 से 8 दिनों के लिए थी। लेकिन फिर भी जो इमरजेंसी कैटेगरी के अंतर्गत ये जो एयर लाई कर रही थी उस समय पे भी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसको अथॉरिटीज के द्वारा इम्पोज नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेंशन करनी पड़ी। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से कहा कि इतने हाई पॉल्यूशन के बाद भी स्कूल क्यों खुले हुए हैं, और अगले ही दिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर जाकर के स्कूल बंद किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एयर क्वालिटी टू डिटोरिएट, एयर क्वालिटी इससे पहले कि खराब हो जाए, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उसको इंप्लीमेंट कर लेना बहुत नेसेसरी है, और यहाँ पर उसको टाइमली अपडेट करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रोसेस में इस आर्टिकल में बात की गई है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के ऊपर, और किस प्रकार से अथॉरिटीज इसका जब टाइमली इंप्लीमेंटेशन नहीं करती है तो कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है, उसके ऊपर ये आर्टिकल अपनी सभी प्रकार की बातें करता है। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहली बात कुछ बातें GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। क्या है ये प्लान? देखो, ये जो प्लान है ये प्लान प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये प्लान प्रिपेयर किया गया था आपका 2016 के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर आया था, राइट। और इसका एम था एक इमरजेंसी एक्शन प्लान प्रिपेयर करना दिल्ली के लिए ताकि एयर पॉल्यूशन को टैकल किया जा सके। यहाँ पर ग्रैप के अंदर, इस एक्शन प्लान के अंदर वो सारे मेजर्स लिए जाने थे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जिससे एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके, और स्पेशली जो पॉल्यूटेंट है आपका PM10 पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं आपके, या PM2.5 पॉल्यूटेंट जो हैं आपके, उनको बियॉन्ड मॉडरेट जाने से रोका जा सके। ये एम था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का। अब जो इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाना था वो किया जाना था एयर क्वालिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से एयर क्वालिटी उस हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। तो समझते हैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे एयर को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं, और यहाँ हमारी स्क्रीन पे हमें देख पा रहे हैं एक तरफ कितना लेवल होना चाहिए पार्टिकुलेट मैटर्स का, और उसी लेवल के हिसाब से एयर को फिर किस कैटेगरी में यहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा, और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो मेजर्स हैं वो इंप्लीमेंट करना अथॉरिटी के लिए यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशन यहाँ पे अथॉरिटी के लिए बन जाता है इस प्लान के अकॉर्डिंग। तो जब एयर मॉडरेट टू पुअर होती है तो इसका मतलब है कि जो PM2.5 पॉल्यूटेंट्स हैं उनका लेवल 61 से 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वाले लेवल तक है। सेम PM10 का लेवल आप देख सकते हैं 101 से 350। तो जब इतना लेवल हो जाए इन पॉल्यूटेंट्स का एयर के अंदर, तो जो मेजर्स लिए जाने चाहिए वो ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे
प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। जो स्वीपिंग ऑन रोड्स है उसकी मैकेनाइजेशन चालू हो जानी चाहिए। फायर क्रैकर्स पे बैन लग जाने चाहिए। गार्बेज बर्निंग को रोका जाना चाहिए। फिर अगर एयर और भी खराब होती है, 121 से 250 लेवल पे पीएम 2.5 पॉल्यूटेंट पहुंच जाता है, और 351 से 430 के लेवल पे पीएम 10 पॉल्यूटेंट पहुंच जाता है, तो वो एयर क्लासिफाई की जाती है अंडर एक्सट्रीम, अंडर वेरी पुअर कैटेगरी। तो उस समय पर डीजल जनरेटर सेट्स को बंद कर दिया जाता है। बस और मेट्रो सर्विसेज जो है वो बढ़ा दी जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा दी जाती है, मेट्रो सर्विस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है। कोयले फायरवुड का इस्तेमाल होटल्स और ओपन इटरीज में बंद करवाया जाता है। फिर अगर एयर सीवियर कैटेगरी की हो जाती है तो उसके बाद जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑफ रोड की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाया जाता है। रोड्स पे वाटर की स्प्रिंकलिंग करी जाती है। ब्रिक क्लिंस को रोक दिया जाता है। हॉट मिक्स प्लांट्स, स्टोन क्रशर्स, इनके ऑपरेशंस को रोक दिया जाता है। बदरपुर पावर प्लांट को बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो कंसेशनल रेट्स हैं वो अनाउंस किए जाते हैं सरकारों के द्वारा यहाँ पर, ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको एंकरेजमेंट यहाँ पे मिल सके। फिर उसके बाद एयर सीवियर कैटेगरी के बाद अगर सीवियर प्लस और इमरजेंसी कैटेगरी में चली जाए और एयर में इन पॉल्यूटेंट्स का लेवल इतना आपका 48 घंटे से अगर ज्यादा रहे, तो जो डीजल ट्रक्स की एंट्री है दिल्ली में वो बंद करवा दी जाती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद करवा दी जाती है। ऑड इवन स्कीम लागू कर दिया जाता है और स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। तो दिवाली के महीने में ये लेवल आपका कंटिन्यूसली ईयर के अंदर देखने को मिला। फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई इमरजेंसी नहीं दिखाई गई तो उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा। और उसी कंटेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि किस प्रकार से टाइमली ना तो इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और ना ही अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इस प्लान को अपडेट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसी को रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे अथॉरिटीज को कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है। ये था हमारा आज का सेकंड आर्टिकल। चलते हैं हम लोग आज के अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल यहाँ पे फोकस कर रहा है अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही है जहाँ पे यूक्रेन कई बार कह चुका है कि रशिया पूरी प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की। उसी सिचुएशन में अभी हाल ही में जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है आपके सर्जी लेवरोव और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के बीच में यही इश्यू रिसेंटली में डिस्कस किया गया। इसी इश्यू में ये कहा गया कि जो मॉस्को है, यानी कि रशिया की तरफ से कहा गया कि रशिया को एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि जो यूएसए एक ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यानी कि रशिया की बाउंड्री की तरफ नेटो का जो एक्सपेंशन करने में लगा हुआ है उसको वो रोके, ताकि रशिया के लिए जो सीरियस थ्रेट पोज हो रहा है नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के कारण, वहां पर रशिया की सॉवरेनिटी किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना हो। अभी ये दोनों ही जो डिप्लोमेट्स हैं, मिस्टर लेब्रोव और मिस्टर ब्लिंकन, ये स्टॉकहोम में थे एक मीटिंग के लिए, जिस मीटिंग का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। कुछ ही मीटिंग्स हैं ऐसी जहां पे रशिया और यूएसए दोनों एक साथ इंटरनेशनल डायलॉग फोरम पे आते हैं और जहां पे कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं। तो इसी बायलैटरल मीटिंग में जो लेवरोव हैं आपके रशिया के, उन्होंने यूएस के डिप्लोमेटिक चीफ को कहा कि मॉस्को को एक लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस चाहिए कि यूक्रेन को आप नेटो ज्वाइन नहीं करवाएंगे, और नेटो ब्लॉक का जो एक्सटेंशन है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा इस नेटो ब्लॉक का। हमें ये लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस चाहिए। जो टॉप रशियन डिप्लोमेट है उन्होंने वॉशिंगटन को वार्न भी किया कि अगर वो यूक्रेन को यूएसए के जियोपॉलिटिकल गेम में इंक्लूड करने की कोशिश करेगा तो रशिया को जो रिटेलिटरी मेजर्स हैं वो रिटेलिटरी मेजर्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे ताकि मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बैलेंस को इंश्योर किया जा सके। ये कहा गया रशियन फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जब तक नहीं मिलेगी तब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी, और यहाँ पर वेस्टर्न लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी ऑन वेस्टर्न बॉर्डर्स इट इज एन इम्पेरेटिव रिक्वायरमेंट फॉर रशिया। ये कहा गया रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर। तो अब देखो क्या चल रहा है मैटर यहाँ पे, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। पहले देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है यूक्रेन, और यूक्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इस मोस्ट ईस्टर्न पार्ट की, जो रशिया का सबसे वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पे इस तरफ ये सब रशिया है, जैसा कि आप ये यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, दिस इज रशिया।
और यहाँ पे ये है यूक्रेन की टेरिटरी यहाँ पे। तो यहाँ पे रहती है यूक्रेन के अंदर सेपरेटिस्ट फोर्स, और ये सेपरेटिस्ट फोर्स को ऐसा एलिज किया जाता है कि रशिया कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है इन सेपरेटिस्ट फोर्स की फाइट में, जो ये फाइट कर रहे हैं अभी यूक्रेन की आर्मी के साथ। वहीं पर रशिया के द्वारा हाल ही में इस पूरे बॉर्डर के अराउंड काफी भारी तादाद में जो ट्रूप्स है उनको डिप्लॉय कर दिया गया था। और इसी ट्रूप डिप्लॉयमेंट के बाद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे कह रहे हैं कि रशिया यहाँ पे बहुत एग्रेसिव एक्शन ले सकता है विंटर्स के दौरान, और यहाँ पर वो अटैक करके इस रीजन को कैप्चर कर सकता है, जैसा कि उसने 2014 के समय पे 13-14 के समय पर क्रिमियन पेनिनसुला को एनेक्स करके किया था। जैसे ये यूक्रेन का पहले पार्ट था क्रिमियन पेनिनसुला, उसे रशिया ने कैप्चर कर लिया, उसी तरीके से रशिया इस क्षेत्रों को भी कैप्चर करने का प्लान बना रहा है यहाँ पर। और इसलिए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यूरोपियन यूनियन को अप्रोच कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अप्रोच कर रहे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नेटो की मेंबरशिप मिल जाए, उन्हें नेटो की मेंबरशिप यहाँ पर मिल जाए। अब नेटो की मेंबरशिप मिलने से उनका क्या फायदा होगा? तो देखो, नेटो का जो प्राइमरी गोल है वो गोल है कलेक्टिव डिफेंस का। मतलब नेटो के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उसमें से अगर किसी पे भी कोई भी दूसरी नेटो के सिवा कोई अदर मेंबर कंट्री हमला करती है, कोई अदर कंट्री हमला करती है जो नेटो का मेंबर नहीं है, तो उन कंट्री के ऊपर सभी नेटो मेंबर्स कंट्री मिल करके अटैक करेंगे नेटो मेंबर्स में से किसी भी एक के ऊपर हुए अटैक को बचाने के लिए। इसमें इसलिए नेटो का मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन, क्योंकि अगर यूक्रेन पे हमला हुआ तो जो पूरा नेटो के मेंबर्स हैं वो लड़ेंगे यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट, और यूक्रेन अपनी टेरिटरी को इस तरीके से डिफेंड कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई यूक्रेन वांट्स टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो एज सून एज पॉसिबल। लेकिन रशिया बिल्कुल नहीं चाहता जो एक ऐसा ग्रुप जो कोल्ड वॉर के समय पर वॉशिंगटन ट्रीटी के से बनाया गया था 1949 में रशिया के अगेंस्ट कोल्ड वॉर में, जिसमें यूरोप और यूएसए एक तरफ हो गए थे लगभग लगभग रशिया को डिफीट करने के लिए कोल्ड वॉर में, उसी तरह के ग्रुप का एक्सपेंशन उसके बॉर्डर्स तक हो। तो इस वजह से रशिया यहाँ पर स्ट्रांगली काउंटर करता है नेटो की किसी भी तरीके से रशियन बॉर्डर्स के पास प्रेजेंस, और इसीलिए रशिया कहता है कि अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन की गई तो हम अपना मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने को आप हमें मजबूर करेंगे, और हम उसको सीरियस तरीके से एनफोर्स करेंगे इस मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बैलेंस को, अगर नेटो का यहाँ पे किसी भी तरीके से एक्सपेंशन हुआ तो। अब इसी प्रोसेस में यहाँ पर जो भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में जब सीरियस टेंशन बढ़े तो यहाँ पर नीचे आकर के ब्लैक सी के आसपास यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी, नेवल एक्सरसाइजेस किए गए आपके यूके के द्वारा, और यहाँ पर वॉर्न करने की कोशिश की गई रशिया को कि रशिया कुछ ऐसा ना करे। अमेरिका अभी भी वॉर्न करता है रशिया को, बट रशिया तेजी से इस फ्रंट पे डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है, और उसमें हाल ही में हुई मीटिंग में वो ये भी अपना कंसर्न एड्रेस कर रहा है कि जो नेटो है वो नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को ना दी जाए, ताकि रशिया के बॉर्डर्स के आसपास नेटो का एक्सपेंशन ना हो। ये रशिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। वहीं पर कोशिश ये की जा रही है कि जो रशिया यूक्रेन के बीच में मिन्स्क पीस डील साइन हुआ था सुलह के एनेक्सेशन के बाद, जहां पे कहा गया था कि दोनों ही देश शांति बनाएंगे, अब वो अगर एनफोर्स हो पाए तो यहाँ पे सभी के लिए बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर कंट्रीज के एग्रेसिव स्टेंस को देखते हुए हाल फिलहाल में सिचुएशन जो है वो कुछ हमें यहाँ पे डिटोरिएट होते हुए देखने को मिली है आपका। तो ब्लिंकन जो है वो यूएसए के, वो ऑलरेडी यहाँ पे कह चुके हैं कि अगर रशिया कुछ ऐसा करता है तो वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे। अगर यूक्रेन में वो किसी भी प्रकार से एग्रेसिवनेस दिखाता है तो अमेरिका यूक्रेन की हेल्प करने के लिए तैयार है, और इस मुद्दे पर दोनों ही देश एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में दिखे इस मीटिंग के दौरान, और जिसमें रशिया ने कहा टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ नेटो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आप सभी को एनालिसिस समझ में आई क्लियरली, और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के सेशन के साथ मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।